वेलकम यू ऑल, आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 4 प्रीएम्बल पढ़ने जा रहे हैं। लक्ष्मीकांत की जो ये इंडियन पॉलिटी है, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसे बाइबल कहा जाता है इंडियन पॉलिटी की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल को डीप में पढ़ने से पहले थोड़ा ये जान लें कि प्रीएम्बल है क्या। प्रीएम्बल से इंट्रोडक्शन तो करवा लें अपना, सो उसको पहले जानते हैं कि प्रीएम्बल बेसिकली है क्या। प्रीएम्बल इट मीन्स इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप कोई भी बुक लेते हो, जैसे कि आप ये देखो, कोई भी आप बुक लोगे तो कुछ पहला पेज मतलब उसके इंट्रोडक्शन में लिखा होगा। जैसे ये लिखा है इसमें फॉरवर्ड, ठीक। किसी बुक में प्रीफेस लिखा होगा, किसी बुक में इंट्रोडक्शन लिखा होगा। तो ऐसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसका पहला पेज, उसका इंट्रोडक्शन, उसका प्रीफेस, उसी को क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। सो जो पहला पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? प्रीएम्बल। दूसरा पॉइंट, एन.ए. पालखीवाला एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। उन्होंने कहा था कि प्रीएम्बल सही मायने में आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आइडेंटिटी कार्ड का काम क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड बताता है कि वो असल में वो क्या है, उसकी मूल बातें बताता है, बेसिक चीजें बताता है। जैसा कि अगर आपकी स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड देखो तो वहाँ आपका नाम होगा, आपके पापा का नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, एड्रेस होगा। जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो आइडेंटिटी कार्ड में लिखी जाती हैं। तो ऐसे ही जो प्रीएम्बल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत जरूरी बातें बताई गई हैं। इस कारण एन.ए. पालखीवाला ने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का। थर्ड, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड एंड ड्राफ्ट बाय नेहरू। ये जो प्रीएम्बल है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर, जिसके बारे में हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ चुका है कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या। और इसे लाया किसने था? नेहरू जी ने, जो हमारे पहले पीएम थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसे मूव और ड्राफ्ट किया था और इसी के बेसिस पे बाद में प्रीएम्बल बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फोर्थ जो हो चुका है, फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है। और एक चीज और नोट करने वाली बात यह है कि प्रीएम्बल जो है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल पहली बार लाया गया था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन अमेरिका का ही कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें पहली बार प्रीएम्बल को जगह दी गई। प्रीएम्बल को उसके बाद इंडिया ने लिया, साउथ अफ्रीका ने, फिर धीरे धीरे करके हर एक कंट्री अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल ऐड करती गई। एक बार प्रीएम्बल की जो पहला पेज है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पूरी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. हाँ, तो ये हमने रीडिंग कर ली प्रीएम्बल की। अब ये प्रीएम्बल जो है, जो पहला पेज है, वो क्या क्या चीजें कह रहा है हमसे? यह हमें 4 चीजें बता रहा है। क्या क्या? पहला, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की ये सोर्स क्या, इसके पास अथॉरिटी कहाँ से आई कि हमारे लिए रूल बनाए? कौन है सोर्स? वी, द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब इसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी है खुद भारत के देश ही इसकी अथॉरिटी है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रीएम्बल क्या बताती है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट से मतलब कि जो भारत देश है वो भारत देश कैसा है? तो ये देखो, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक।
तो ये हमें बता रहा है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब भारत देश कैसा है। भारत एक सॉवरेन देश है, एक सोशलिस्ट देश है, एक सेकुलर देश है, एक डेमोक्रेटिक देश है, एक रिपब्लिक देश है। और एक चीज नोट करना कि मैंने इनके बीच कॉमा नहीं लगाया, मैंने कहीं भी कॉमा नहीं लगाया, और असली में भी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वहां भी कॉमा नहीं लगाया, जानबूझ के नहीं लगाया गया। उनसे ग्रामर बनती थी लेकिन जानबूझकर कॉमा नहीं लगाया, क्योंकि वो ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि ये पांचों जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं, ये पांचों जो हैं वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। अगर देश डेमोक्रेटिक है तो उसका सेकुलर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सबके लिए समान अधिकार। तो जब सेकुलर होगा तभी ना सभी धर्मों के लिए समान अधिकार देगा, और सेकुलर है तो उसको रिपब्लिक भी होना जरूरी है। रिपब्लिक इसलिए समझ लो कि अगर वो रिपब्लिक नहीं है तो एक ही धर्म का कोई राजा बनता रहा हमेशा तो हेरिडेटरी हो जाएगा ना। तो सेकुलर है तो रिपब्लिक भी होना जरूरी है, सॉवरेन है तो सोशलिस्ट भी होना जरूरी है। तो ये पांचों जो है एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, और इन पांचों जो कीवर्ड हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन पांचों को हम अलग से पढ़ेंगे कुछ देर बाद। ठीक, अब तीसरी चीज क्या बताती है, दो चीज हमें पता चल गई, क्या बताती है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि कहां से कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिली कि वो हमारे लिए कानून बनाए। दूसरा, हमारा भारत देश कैसा है वो हमें प्रीएम्बल से पता चलता है। ठीक, अब तीसरा क्या पता चलता है, ऑब्जेक्टिव, हमारे देश का लक्ष्य क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे देश के, ये जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब न्याय। हमारे देश का एक एम है सब तक न्याय पहुंचाना। कैसा न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक न्याय भी, इकोनॉमिक न्याय भी और पॉलिटिकल न्याय भी, राजनीतिक न्याय भी, तीनों तरह का न्याय होना चाहिए। और ये तीनों जो है ये भी एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। और अंबेडकर साहब ने कहा था कि जब तक क्या हुआ, उन्होंने कहा था कि जब तक देश में सोशल जस्टिस ना होगा तब तक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का कोई मायने नहीं होगा। और अगर किसी देश को इकोनॉमिक जस्टिस पाना है तो सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस भी देनी होगी, मतलब तीनों जस्टिस, तीनों न्याय एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। हमें बता रहा है ऑब्जेक्टिव, ये है पहला ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो कई सारे हैं। दूसरा क्या है, लिबर्टी। कैसी लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी का मतलब होता है कि सभी को जो मन में है वो कर सकते हैं, मतलब कानून के दायरे में जो उनका मन है वो कर सकते हैं। उनके पास राइट है कि वो अपने थॉट, अपने विचार, अपने एक्सप्रेशन, अपने बिलीफ, अपने फेथ और वर्शिप को प्रैक्टिस कर सकें। ठीक, फिर आता है तीसरा ऑब्जेक्टिव, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। फिर तीसरा इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब हर एक आदमी इक्वल है, हर किसी का स्टेटस इक्वल हो और हर किसी को एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिले, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एम है, लक्ष्य है। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबके बीच फ्रेटर्निटी इंश्योर की जाए। फ्रेटर्निटी इसका मतलब क्या है कि भाईचारा। कॉन्स्टिट्यूशन का एम है कि हर एक सिटीजन के बीच भाईचारा पैदा हो, कि हर कोई मेरा भाई है, हर कोई मेरी बहन है, ऐसा विचार पैदा हो, एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग पैदा हो। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक एम है, एक ऑब्जेक्टिव है। तो ये तीसरी चीज हमें क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या है। पहला क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी क्या है, दूसरा इंडिया का नेचर क्या है, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और चौथा क्या बताता है कि किस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट वाली लाइन देखिए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब अब हमें ये क्या बता रहा है कि किस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। तो किस दिन किया गया है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। हाँ, हम रिपब्लिक डे बनाते हैं 26 जनवरी को,
उसके पीछे अलग कारण है, लाहौर सेशन वाला। लेकिन असल में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 26 नवंबर 1949। तो ये 4 चीजें हमें बताता है। क्या क्या? सोर्स ऑफ अथॉरिटी, दूसरा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड चौथा क्या बताता है? डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसका मतलब क्या हो कि प्रीएम्बल खुद में बहुत कुछ कहता है, एक पेज में वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझाने की हिम्मत रखता है। हाँ, तो क्लियर हो गया प्रीएम्बल हमें क्या क्या बताती है। ये 4 पॉइंट है, लिखे हुए हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव मतलब एम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, चौथा डेट ऑफ एडॉप्शन जो कि है 26 नवंबर 1949। अब कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स पढ़ते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो है। पहला है सॉवरेन। सॉवरेन मतलब क्या होता है? इट मींस इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंसी nor a dominion of other nation but an independent state. There is no authority above it. It is free to conduct its own affairs. इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया एक सॉवरेन नेशन है। इंडिया किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं है हमारा देश, ठीक। वो ना तो एक डिपेंडेंट स्टेट है, किसी भी देश का गुलाम नहीं है, और ना ही डोमिनियन है। डोमिनियन मतलब किसी दूसरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में नहीं चलता, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, बल्कि हमारा जो देश है वो इंडिपेंडेंट है, और कोई भी अथॉरिटी, नो अथॉरिटी इज अबव इट, इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। और कोई भी अथॉरिटी हमारे देश से बड़ी नहीं है हमारे देश में, और हमारा देश फ्री है कि वो कुछ भी कर सकता है अपने मैटर को, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर हो चाहे वो इंटरनल मैटर हो, मतलब चाहे वो बाहरी मामले हो या फिर अंदरूनी मामले हो, वो दोनों मैटर जो है खुद से डील करने की हिम्मत रखता है और खुद से डील करने की पावर है उसमें, सॉवरेन है। सो पहला ये हो गया। दूसरा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब होता है सामाजिक। ये मतलब एक बहुत ही हार्ड पॉइंट रहता है, सब लोग नहीं समझ पाते। सोशलिस्ट मतलब सामाजिक। इसका कॉन्सेप्ट क्या है सोशलिज्म का? कार्ल मार्क्स आपको याद है, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। ये कॉन्सेप्ट है कि पैसा जो है, वेल्थ जो है, सब कोई मिलकर बना रहे, तो उसे शेयर भी सबको मिलके करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। तो सोशलिज्म 2 तरह के होते हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म अभी कहाँ है? रशिया में। होता क्या है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में? कोई भी प्राइवेट एंटिटी नहीं होती, प्राइवेट नाम की कोई चीज होती नहीं है। जैसे हमारे यहाँ रिलायंस है, बिरला है, टाटा है, तो ऐसे प्राइवेट कंपनियां ना, तो रशिया में उस तरह की कंपनी नहीं होगी। जितनी कंपनी होगी, हर एक कंपनी गवर्नमेंट की होगी। जैसे इंडियन पेट्रोलियम और जो गवर्नमेंट की कंपनी हो, सारी की सारी कंपनी क्या होंगी? गवर्नमेंट की होंगी। तो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म मतलब स्टेट इकोनॉमी, जो भी इकोनॉमी होगी वो स्टेट की होगी, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आ सकते। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहां जैसा हमारे देश में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, वहां क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब स्टेट इकोनॉमी भी होती है और प्राइवेट इकोनॉमी भी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी ये सोचता है कि जो देश का विकास है वो दोनों को मिलके होने से होगा। अगर स्टेट के पास सारी पावर होंगी तो वो अकेले ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसी कारण जो रशिया है वो पावरफुल तो है, बहुत पावरफुल देश है, टॉप पावरफुल नेशंस में आता है, लेकिन उसकी इकोनॉमी टॉप 20 में भी नहीं है। तो इसलिए अगर हमें इकोनॉमी को बढ़ाना है तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑप्ट करना पड़ता है। थर्ड कीवर्ड है सेकुलर। सेकुलर मतलब एक ऐसा स्टेट जहां हर एक रिलीजन का स्टेटस क्या है? सेम है, ठीक। और रिलीजन जो है स्ट्रिक्टली सेपरेटेड है स्टेट से, मतलब धर्म और जो गवर्नमेंट है, जो देश है, वो एक दूसरे से अलग है। देश का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसका मतलब होता है सेकुलर। और सेकुलर के ऊपर मैंने अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म की कंप्लीट वीडियो है 10 मिनट की, आप सेकुलरिज्म बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अगर वो देखेंगे, और उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और स्टेट जो है, कोई भी देश जो है, अब कोई भी देश अगर रिलीजन यानी धर्म के आधार पे देखें तो 3 तरह के हो सकते हैं, एथिस्टिक, थियोक्रेटिक या सेकुलर। एथिस्टिक मतलब होता है एंटी रिलीजन या नो रिलीजन, एक ऐसा देश जो धर्म के, जो रिलीजन के बिल्कुल खिलाफ है और किसी तरह का धर्म
वहाँ फलने फूलने नहीं देता, किसी भी तरह के धर्म के लोगों को वहाँ रहने नहीं देता। मतलब वहाँ एक ऐसा देश है जहाँ कोई भी धर्म नहीं है, ठीक। ये होता है एथिस्टिक। दूसरा होता है थियोक्रेटिक यानी प्रो रिलीजन, एक ऐसा देश जो किसी एक रिलीजन को, किसी एक धर्म को बहुत बढ़ाता चढ़ाता है। जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो क्या करते हैं कि उनका ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, तो ये क्या हो गया थियोक्रेटिक, वो एक रिलीजन को ज्यादा बढ़ाते चढ़ाते, जैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म हो गया। फिर थर्ड है सेकुलर। सेकुलर मतलब एक ऐसा देश जो न्यूट्रल है, हर एक रिलीजन के लिए न्यूट्रल है, जैसे इंडिया, अमेरिका, यहाँ सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान होता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, ठीक। तो ये थे तीन क्लासिफिकेशन स्टेट के, किस बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। चौथा है डेमोक्रेटिक, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, तीन हो गए। अब चौथा डेमोक्रेटिक। ये जो डेमोक्रेटिक है ये दो वर्ड से बना है, दो ग्रीक वर्ड से बना है, डेमोस और क्रातिया। डेमोस मतलब होता है पीपल यानी लोग, क्रातिया मतलब रूल यानी राज। तो ऐसा सिस्टम जहां लोग, पीपल का रूल हो, मतलब लोगों का राज हो, उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी भी जो है वो दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इंडिविजुअली, मतलब हर एक आदमी जो होता है देश का, वो सुप्रीम पावर इंडिविजुअली, मतलब खुद में ही एक्सरसाइज करता है। ऐसा मान सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे देश के लोग जो हैं, हर एक मेंबर एमपी और एमएलए होता है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब यहाँ हर कोई सुप्रीम पावर अपनी एक्सरसाइज नहीं करता, हर कोई डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, होते कुछ लोग हैं लेकिन उन्हें इलेक्ट किया जाता है, लोग उनको इलेक्ट करते हैं। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हर एक आदमी डिसीजन लेता है, हर एक आदमी पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी केवल ऐसे ही देश में पॉसिबल है जो छोटे छोटे हो, जैसे स्विट्जरलैंड, जहाँ के लोग इकट्ठा बैठ सके। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। अब ये चार क्या है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। तो ये दो तरह की डेमोक्रेसी होती है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है। अभी मैंने बताया कि डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, उससे जानते हैं। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो भी दो तरह की होती है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री जैसे कि हमारे इंडिया में है और प्रेसिडेंशियल जैसे कि अमेरिका में है। दोनों जगह डेमोक्रेसी है लेकिन दोनों अलग अलग तरह की डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो मेन पावर होती है वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो सबसे पावरफुल आदमी होता है, प्राइम मिनिस्टर, वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है, लेजिस्लेटिव हाउस को रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमारा लेजिस्लेटिव हाउस क्या है, पार्लियामेंट बोलते हैं ना, संसद भवन। तो संसद भवन को प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो कुछ भी करते हैं तो संसद भवन में उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा अगर कोई मांगेगा तो। लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट अगर कुछ भी करे तो उसे रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर यानी वहां के लेजिस्लेटिव हाउस को बोलते हैं कांग्रेस। कांग्रेस यहाँ पार्टी का नाम नहीं है। अमेरिका के लेजिस्लेटिव हाउस, जैसे हमारे लेजिस्लेटिव हाउस क्या बोलते हैं, संसद भवन, पार्लियामेंट, तो वैसे ही अमेरिका के लेजिस्लेटिव हाउस को बोलते हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस को प्रेसिडेंट जो है किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर कांग्रेस का कोई एमपी या एमएलए इनसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो प्रेसिडेंट का मन होगा तो बताएंगे, नहीं तो ना बताएंगे। लेकिन अगर यहाँ का कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा, ठीक। तो ये था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के दो टाइप। तो ये था लक्ष्मीकांत चैप्टर 4 प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, वो पार्ट छोटा होगा, उसमें हम बात करेंगे लिबर्टी की, फ्रेटर्निटी की, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रीएम्बल के रिगार्ड में
उन चीज़ों बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।